लास्ट जो हम लोग सेबी वाले चैप्टर में पढ़ चुके थे, एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन पढ़ लिया था। पढ़ा था क्या? एडजुडिकेशन का मतलब होता है पेनल्टी का अमाउंट डिसाइड करना। पेनल्टी का अमाउंट तो लॉ में लिखा है, ऑलरेडी लिखा है। मैक्सिमम की लिमिट बताई है, रेंज बताया है, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ पेनल्टी लिखा हुआ नहीं है। तो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ पेनल्टी अगर पता करना है, ये क्यों चल क्या रहा है, मैं कैसे क्या करूं? बुलाओ, किसको बुलाओगे? आकांक्षा, या तो सर को ही बोलो कि ये बार बार ना बंद चालू हो रहा है। हाँ, विशेष सर को बोल दो, सर कुछ कर सकते हो तो। चलो, हम लोग पढ़ रहे थे एडजुडिकेशन, जहां पर लिखा था कि सेबी में ना पेनल्टीज की एक रेंज बताई है, इतने रुपए तक की पेनल्टी लगेगी, बट एग्जैक्ट अमाउंट लिखा हुआ नहीं। इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हर व्यक्ति अपने हिसाब से क्राइम करता है, कोई अच्छा तो कोई बुरा। क्राइम बुरा ही होता है, लेकिन कोई कम क्वांटिटी में करता है, कोई ज्यादा। तो अगर कोई बड़ा क्रिमिनल होगा तो उसको सजा ज्यादा, और छोटे वाले को सजा थोड़ी सी कम। ये ना ब्लिंक कर रहा है बार बार। हाँ, और अभी आपको बुलाया तब से नहीं कर रहा है। वो देखो अब क्या करना है, अभी तो नहीं कर रहा। तब बुलाती हूँ। क्या बता रही थी मैं? ओ, गया गया गया। आ जाओ, गया। ये उधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, सिर्फ एक जगह से नहीं हो रहा है, इधर से भी जा रहा है। कनेक्टर मेरा ही वाला है, ये बाकी क्लासेस में सब अच्छे से खुशी से चल रहा था। हेलो। चलो, तब तक पढ़ना स्टार्ट करें क्या? नोट्स तो है सबके पास, है ना? चलो शुरू हो जाओ फटाफट से। हमने पढ़ा था एडजुडिकेशन करते समय एक तो डिसाइड किया जाता है अमाउंट ऑफ पेनल्टी। अमाउंट ऑफ पेनल्टी डिसाइड करने के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है और उसका नाम होता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। बाहर से नहीं आएगा, सेबी के घर का ही व्यक्ति है, पर उसके लिए पोस्ट होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर रैंक के नीचे के लोग नहीं चलते। उस रैंक का नाम था डिवीजन चीफ। डिवीजन चीफ चल जाएगा, उसके ऊपर वाले लोग चल जाएंगे, बट उसके नीचे की रैंक के लोग चलेंगे नहीं। डिवीजन चीफ आकर के इंक्वायरी करेगा, तो हमने उसको पावर्स भी दिए थे, पावर्स ऑफ सिविल कोड के तो तुम पहले 2 बार बांट चुके, तो ये तो ऐसे हलवे जैसा बट रहा है।
हाँ, तो एक बार सेबी को, एक बार इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को और एक बार एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को। अभी एक बार और बटेगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अगर डिसीजन देता है पेनल्टी के अमाउंट का, और अगर सेबी को लग रहा है कि कम अमाउंट बताया है, तो सेबी भी चाहे तो अमाउंट को चेंज एनहांस का मतलब ही चेंज होता है, सिर्फ बढ़ता है, और चेंज में कम भी हो सकता है और ज्यादा भी। बट कितने दिनों तक? 3 महीने। 3 महीने से ज्यादा का समय तो सेबी के पास में भी नहीं है। फिर हमने ये भी पढ़ लिया था कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास ना 3 फैक्टर्स है कंसिडर करने के। थैंक यू। 3 फैक्टर्स है कंसिडर करने के लिए। वो इन 3 चीजों को ध्यान में रखकर डिसाइड करेगा पेनल्टी का अमाउंट। एक तो जो व्यक्ति गलत कर रहा है, पहली चीज तो उसको खुद को कितना एडवांटेज, तो अच्छी चीज होती है, अनफेयर एडवांटेज हुआ। दूसरा, उसकी वजह से किसी और को लॉस कितना हुआ है। और तीसरा, रिपीटेटिव नेचर ऑफ डिफॉल्ट। इन 3 चीजों को ध्यान में रखकर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर डिसाइड करता है पेनल्टी का अमाउंट। आ गया समझ में? अच्छा, दूसरा, इसके बाद देखो सेक्शन 15JA, और हमको यहां से स्टार्ट करना था। तो एक बात ध्यान से सुनो। सेबी जो होती है ना, कौन होती है ना? सेबी अपना खुद का काम करने के लिए सेबी अपना खर्चा खुद निकालती है। कैसे निकालती है? तो सेबी इंटरमीडियरीज को रजिस्ट्रेशन देगा, कंपनीज को पब्लिक इशू लाने की परमिशन देगा। इतने सारे लोग सेबी के कंट्रोल में आते हैं। सेबी इन सब लोगों से चार्ज करती है फीस, चार्ज करती है। तो सेबी को बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि बना तो हम देंगे बट अपना खर्चा खुद उठाओ। तो खुद उठाने के लिए सेबी इनकम अर्न करती है। इनकम अर्न करने के लिए सेबी फीस चार्ज करती है। फीस के पैसों को सेबी अपने खर्चे के लिए, अपने एक्सपेंसेस के लिए यूज कर सकती है। हो गया? इतना समझ में आया? लेकिन सेबी के पास एक और सोर्स से पैसा आता है। वो सोर्स होता है पेनल्टी का। अगर कोई व्यक्ति कोई गलत काम करेगा तो सेबी उसको सजा तो देगी, सजा तो, और सजा के नाम पर सेबी कलेक्ट करती है उससे पेनल्टी का पैसा। तो ये पैसा भी सेबी के पास ही आ रहा है, बट सेबी पेनल्टी के पैसे को अपने खर्चे के लिए यूज कर पाएगी नहीं। ये ना सजा दी है हमने किसी को जिसने कुछ गलत किया है, तो जिसने भी गलत किया है उसने पक्का पब्लिक के साथ गलत किया होगा। तो पेनल्टी का पैसा ना सेबी अपने पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकती, क्योंकि ये पैसा होता है अल्टीमेटली पब्लिक के लिए। तो इस पेनल्टी के पैसे को डिपॉजिट करवा दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए एक फंड में, और उस फंड का नाम होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उसका नाम होता है, आ गया समझ में? खुद का खर्चा खुद उठाओ, फीस चार्ज करो, इनकम अर्न करो, प्रॉफिट अर्न करो, उससे अपने खर्चे निकालो। सेबी को ये कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो चलो, फीस के नाम पर भी पैसा आएगा, बट पेनल्टी के नाम पर भी पैसा कलेक्ट करता है सेबी। फीस वाला पैसा तो सेबी अपने लिए यूज करेगा, बट पेनल्टी के नाम पर आया हुआ पैसा सेबी यूज कर पाएगा नहीं। इस पैसे को ले जाकर के डिपॉजिट करवा दिया जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। आ गया समझ यहां तक का? सेक्शन 15JA बस इसी से ही रिलेटेड है। सेक्शन 15JA को पढ़कर देखो, यहाँ पे लिखा है ऑल द सम्स रियलाइज्ड बाय वे ऑफ पेनल्टीज, इनको क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्रेडिटेड टू। हो गया पक्का? पेनल्टी का पैसा भी अगर गवर्नमेंट को दे देंगे तो सेबी खाएगी कैसे? फीस तो ले रहे हो ना, खुद की इनकम खुद भी तो अर्न कर रहे हो ना, वहां से खर्चे कर लो, लेकिन पेनल्टी के पैसे को खर्चे में यूज करेंगे नहीं। हो गया खत्म? सेक्शन 15JA खत्म हो चुका। हमने कल एडजुडिकेशन स्टार्ट किया था सेक्शन 15I से। I में लिखा था एडजुडिकेशन क्या होता है। फिर पढ़ा सेक्शन 15J, जहां लिखा है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को कितनी बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर पढ़ा सेक्शन 15JA,
जहां लिखा है पेनल्टी का पैसा जाएगा सीधा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। हो गया आई, जे और जे ए, क्लियर है। अगले हेडिंग पर जाओ। देखो आप लोगों के नोट्स में ना वैसे तो केस लॉज है, पर केस लॉज एग्जामिनर अधिकतर एग्जाम में पूछते नहीं है, लेकिन जो केस लॉ इंपॉर्टेंट है वो तो हमको पढ़ना ही है। वैसा ही एक केस है, भावेश प्रभारी का केस है। भवेश प्रभारी के केस में क्या हुआ था, पहले ध्यान से सुनो। सेक्शन 15J में लिखा है 3 फैक्टर्स, कितने कि इन 3 फैक्टर्स को ध्यान में रखेगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर पेनल्टी का अमाउंट डिसाइड करते समय। लेकिन पेनल्टी का अमाउंट कितना आएगा, तो पेनल्टी के अमाउंट लिखे हुए हैं सेक्शन 15A से लेकर सेक्शन 15HB तक के जितने भी सेक्शंस है ना, उन सब में लिखा हुआ है कि इस गलती पर इतनी सजा। वहां रेंज लिखी है, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग करने पर 25 करोड़ रुपए तक की सजा है। तो सेक्शन 15A से लेकर HB तक में गलतियां भी लिखी है, गलती करने वाला व्यक्ति का भी नाम लिखा है, और अगर वो व्यक्ति ये गलती करे तो लॉ में लिखा है कि इतनी सजा इंपोज कर सकते हैं। तो लॉ में ना एक मैक्सिमम रेंज बता दी है, इसके ऊपर की सजा इंपोज की जाएगी नहीं। ये 2 बातें क्लियर है तो फिर ये केस लॉ समझ में आएगा। 2 चीजें, एक तो सजा इंपोज करते समय 3 बातों का ध्यान रखिएगा, कौन, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सजा इंपोज करते समय, डिसाइड करते समय सेक्शन 15A से 15HB में रेंज बता रखी है, उसी के अनुसार पेनल्टी का अमाउंट डिसाइड करना है। हो गया। अब ये प्राबरी के केस में क्या हुआ था, भवेश वाले केस में, यहाँ ये व्यक्ति कोर्ट में गया, कोर्ट में जाकर इसने 2 सवाल पूछे। पहला सवाल कि क्या कोई एडजुडिकेटिंग ऑफिसर पेनल्टी का अमाउंट डिसाइड करते समय 3 फैक्टर्स के अलावा कोई चौथा फैक्टर भी कंसिडर कर सकता है। तो कोर्ट का कहना था कि वो जो 3 फैक्टर्स हमने लिखे थे कि आपको कितना फायदा हुआ, दूसरे को कितना नुकसान और रिपीटेटिव नेचर, ये हमने केवल डायरेक्शंस दिए थे, ये केवल गाइडेंस के लिए लिखा था कि इन 3 चीजों को चेक करना है। अगर लगता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को कि सजा इंपोज करते समय इससे ज्यादा और भी कुछ बातें चेक कर लेना चाहिए, तो वो फ्री है, वो अगर चाहे तो इन 3 के अलावा कोई चौथा फैक्टर भी कंसिडर कर सकता है। दूसरा सवाल भवेश वाले केस में ये पूछा गया था कि चलो ठीक है, इन 3 के अलावा चौथा फैक्टर कंसिडर करके वो पेनल्टी का अमाउंट डिसाइड कर रहा है, पर क्या पेनल्टी का अमाउंट 15A से HB में जितनी रेंज लिखी हुई है, क्या उससे भी ज्यादा का अमाउंट ये इंपोज कर सकता है? तो कोर्ट का कहना था वहां पर अब इसके मन की चलेगी नहीं, हमने ऑलरेडी रेंज लिख रखी है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर उससे ज्यादा की सजा इंपोज करेगा नहीं। जैसे कि अगर इनसाइडर ट्रेडिंग में लिखा हुआ है कि या तो सजा होगी अप टू 25 करोड़ और वरना 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट जो आपने अर्न किया है, ठीक है। तो अब सपोज इसने 1 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है, तो 1 करोड़ के ऊपर ये सजा इंपोज कर सकता है। 3 टाइम्स तक का तो कर ही सकता था, मतलब 3 करोड़ रुपए, बट अभी भी रेंज है, ये जा सकता है अप टू 25 करोड़, अप टू, हो गया। लेकिन अगर सपोज किसी व्यक्ति ने प्रॉफिट अर्न कर लिया है, इनसाइडर ट्रेडिंग से प्रॉफिट अर्न किया है 20 करोड़ रुपए का, तो 20 करोड़ का 3 गुना तक जा सकता है, मतलब 25 करोड़ के भी आगे कितने तक जा सकता है, 3 करोड़ एक्स्ट्रा, मतलब 3 टाइम्स एक्स्ट्रा, मतलब 60 करोड़ तक जा सकता था। अब यहाँ अगर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कहे कि पेनल्टी लगेगी 75 करोड़ की, तो सेबी ने कहा था कि ये आप अपने मन से इंपोज कर पाओगे नहीं, पेनल्टी का अमाउंट आप डिसाइड करो, आपको जितने फैक्टर्स कंसिडर करना है करो, जितनी चीजें चेक करके आप पेनल्टी डिसाइड करोगे उतनी अच्छी बात है, पर अमाउंट का ध्यान रखना, अमाउंट जो हमने रेंज बताई है उसके आगे निकलना अलाउड। अगर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को यहाँ ऐसे अलाउ कर देते
तो वो तो एक एक व्यक्ति से न जाने कितनी पेनल्टी इंपोज कर देता। तो आपको अमाउंट दिखाना है रेंज के अंदर जितना लॉ में लिखा है। फैक्टर्स लॉ में लिखे हुए फैक्टर्स से ही बंध के चलना है, ऐसा जरूरी। समझ में आया? कई बार ना ऐसे ट्रांजैक्शंस भी होते हैं जहां कोई व्यक्ति फ्रॉड कर गया। क्या कर गया? इस फ्रॉड में उसने कुछ नहीं कमाया, तो पहला वाला पॉइंट जो था फैक्टर्स का, अनफेयर एडवांटेज, उसने कुछ कमाया ही नहीं, तो अनफेयर एडवांटेज हुआ ही नहीं, तो पेनल्टी का अमाउंट कंसिडर करते समय ये फैक्टर काम आएगा। उसने फ्रॉड किया, लेकिन इस फ्रॉड से पब्लिक को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तो सेकंड फैक्टर भी काम आएगा नहीं। ये उसका पहली बार का फ्रॉड था, तो रिपीटेटिव नेचर भी नहीं है। अब ऐसे में सोचो, अगर तुम कहते हो यही 3 फैक्टर्स कंसिडर करो, तो हमारे लिए तो यहाँ पे पेनल्टी का अमाउंट 0 हो गया, क्योंकि तीनों में से कहीं पर भी कोई फिगर मिल ही नहीं रहा। तो यहाँ पर सेबी का कहना था ऐसे मामलों में तो आप इन फैक्टर्स के अलावा कुछ और भी कंसिडर कर लो, जैसे कि फ्रॉड कितना सीवियर नेचर का था। अगर सीवियर नेचर का है तो सजा इंपोज कर दो ज्यादा। आ गई बात समझ में? फैक्टर्स क्या केवल 3 ही फैक्टर्स पे रुकना है? उसके आगे भी जा सकते हैं। तो क्या पेनल्टी का अमाउंट उतना ही इंपोज करना है जितना लिखा है? हाँ, उससे ज्यादा वो इंपोज कर पाएगा नहीं। लॉ में जितना पेनल्टी का अमाउंट लिखा है उतने रेंज के अंदर अंदर ही डिसाइड करो, उसके बाहर ये जा पाएगा नहीं। हो गया? कितने सवाल थे भवेश पावरी वाले केस, प्रभारी वाले केस में? 2। पहला, फटाफट से बोल के बताओ। पहला सवाल ये था कि क्या 3 फैक्टर्स के अलावा कुछ और भी कंसिडर? हाँ, तो कोर्ट ने कहा था कर सकते हो, चलेगा। और दूसरा सवाल ये था कि क्या सेक्शन में लिखे गए पेनल्टी के अमाउंट से ज्यादा इंपोज कर सकते हैं या? हाँ, तो कोर्ट ने कहा था नहीं कर सकते, उसके आगे निकलने की कोशिश मत करना। हो गया? समझ में आया? खत्म हो गया केस लॉ। अगले पॉइंट पर जाओ। अगला है सेक्शन 15JB, जहां वर्ड लिखा हुआ है सेटलमेंट। मिला? ये सेटलमेंट वर्ड को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और इसका मतलब बहुत ध्यान से समझ लो। कर लिया मार्क? अब हाथ फोल्ड करके बहुत ध्यान से इस रूल को समझ लेना, ये हमेशा काम आएगा। सेबी को सेक्शन 15A से लेकर सेक्शन 15JHB तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दिया है। सेबी का पावर यह है कि सेबी कोई भी व्यक्ति गलती करे तो सेबी उसके ऊपर इंपोज करेगी सजा। लेकिन ये केवल सेबी का पावर नहीं, सेबी की ड्यूटी है। ड्यूटी ये है कि अगर कोई व्यक्ति कोई गलती करता है तो सेबी को उसको सजा देना ही पड़ेगा। सेबी किसी को माफ नहीं कर सकता। सेबी को माफ करने का कोई अधिकार सेबी का काम है मार्केट को रेगुलेट करना। रेगुलेट करते समय पता चला कि किसी ने कुछ गलत किया है तो सेबी तरस खा के उसको माफ नहीं कर सकता कि चल जा छोड़ा, तुझे अगली बार गलती मत करना। सेबी किसी को माफ करेगा नहीं। सेबी को कंपल्शन है कि उसे गलती पर सजा देना तो पड़ेगा। सजा देना तो हो गया। सजा अगर इंपोज करना है तो उसके भी सिस्टमैटिकली तरीके चलते हैं। पहले करवाना पड़ता है इन्वेस्टिगेशन, फिर करवाएंगे इंक्वायरी, फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अमाउंट इंपोज करेगा, तब जाकर सामने वाले को मिलती है सजा। तो सेबी को माफ करने का अधिकार तो नहीं है, सजा तो इंपोज करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई डिफॉल्टर चाहे तो वो ये कर सकता है कि उसको पता है उससे गलती तो हो गई है, गलती तो उसको ये भी पता है कि सजा तो पक्का मिलेगी, तो डिफॉल्टर ऐसे में सेबी के पास जाकर के रिक्वेस्ट कर सकता है कि हम अपनी गलती मान लेते हैं, हम पे इंक्वायरी मत बैठाओ, कोई इन्वेस्टिगेशन में टाइम वेस्ट मत करो, खुद का भी और हमारा भी। आप गलती हो चुकी है हमसे, हम मानने को तैयार है, आप तो सजा दे दो, आप तो हमको, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है सेटलमेंट। इसे सेबी की लैंग्वेज में कहा जाएगा सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब खुद गया डिफॉल्टर, खुद जाकर के सेबी से कहा गलती हो गई है,
एक मिनट, वो क्या बोल रहा है? गलती हो गई है, माफ कर दो। क्यों माफी मांग लेता? तो सेबी को माफ करने का अधिकार, ठीक है। अब सेटलमेंट के लिए जब कोई व्यक्ति अप्लाई करता है तो सेटलमेंट के लिए भी सेबी ने एक रेगुलेशन बना रखा है, जिस रेगुलेशन में लिखा है कि कोई व्यक्ति अप्लाई करे तो कौन कौन सी शर्तों पर सेटलमेंट के लिए सेबी हाँ करेगी। सेटलमेंट के दौरान अगर सेबी को लगा ठीक है इसको सजा दे सकते हैं, छोड़ो इन्वेस्टिगेशन, छोड़ो इंक्वायरी, हम सीधे सीधे इसके ऊपर इम्पोज कर देंगे सजा, इम्पोज कर देंगे, तो एक तो सेबी का भी टाइम बचा, सेबी की भी मेहनत बची। दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति खुद अपनी गलती मान लेता है तो सेबी थोड़ा सा तरस खाकर उस पे सजा का अमाउंट इम्पोज करेगी, शायद कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम, जरूरी नहीं है कि कम होगा ही, बट क्योंकि गलती मान ली है तो भुगतना पड़ेगा थोड़ा सा कम। आ गया समझ में? सेटलमेंट का मतलब माफ कर देना नहीं, तो सेटलमेंट का मतलब होता है गलती मान ली उसने, और मान ली है तो अब सेबी उसको दे देगी सजा। आ गया समझ में? सेबी ने सजा खुद से दी या उसने मांगी? उसने मांगी। किसने मांगी? डिफॉल्टर ही गया था ना सेबी के पास कि सजा दे दो, हम भुगतने को तैयार है। तो यहां लिखा हुआ मिलेगा आपको कि अगर आप खुद सजा मांग रहे हो और अब सेबी ने सजा इंपोज कर दी, तो अब रोते रोते सेट के पास नहीं जा सकते ये कहते हुए कि देखो सेबी ने हमारे साथ गलत किया। सेबी ने गलत किया नहीं है, आपने उससे करवाया है, आपने मांगा, सेबी ने सजा दी, तो मांगी हुई चीज को लेकर के अब आप अपील कर पाओगे? नहीं। आप ये नहीं बोल सकते कि सेबी ने हम पर सजा ज्यादा इम्पोज कर दी है, सेबी ने इम्पोज करी नहीं थी, ये तो आपने बोला, आपने बोला और सेबी ने सजा दी, तो अब जो मिला है भुगतना। तो आ गया समझ में? यश मैडम, सेबी माफ कर सकती है? नहीं। सेबी सेटलमेंट, तो सेटलमेंट का मतलब होता है माफ करना, सेटलमेंट का मतलब होता है गलती मान रहा है सामने वाला व्यक्ति, अब हम इसके ऊपर डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करेंगे नहीं। इसमें सेबी का तो टाइम भी नहीं बचेगा, सेबी का टाइम बचेगा तो सेबी तरस खा के थोड़ी सी सजा कम भी तो इम्पोज, और वो जिसने गलती मान ली है उसके नजरिए से सोचो, उसका भी तो टाइम बच रहा है। वरना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आते हैं तो 6-6 महीने तो बुक्स ही कस्टडी में रख लेते हैं और इन्वेस्टिगेशन चलेगा उसके भी बाद तक, वो भी परेशान होगा। उससे तो बेटर है कि जाकर अपनी गलती मान लो, पता है सजा तो पक्का मिलेगी ही, और क्या पता इन्वेस्टिगेशन में पता चला 3-4 कांड और पता चल गए, तो उससे तो बेटर है जो गलती कर ली है। ठीक है, आ गया समझ में? अब पहुंचो सेटलमेंट वाले टॉपिक पर। पहली चीज तो इसकी हेडिंग में ही लिखा हुआ है, सेटलमेंट केवल सिविल केसेस का होगा। अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया है तो क्रिमिनल ऑफेंस में सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है। सेटलमेंट केवल उन्हीं मामलों का होता है जहां किसी व्यक्ति ने कोई सिविल ऑफेंस किया है। सिविल ऑफेंस का मतलब होता है जहां पर इस व्यक्ति के किए हुए की वजह से ज्यादा किसी पर्सन को पैसों का नुकसान हुआ होगा। बट इसकी वजह से अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो चुका है तो क्रिमिनल ऑफेंस के लिए सेटलमेंट पॉसिबल, फिर तो पूरी प्रोसेस से गुजरना तो पड़ेगा। और क्रिमिनल ऑफेंसेस में ना अधिकतर सजा होती है जेल की, ठीक है, तो फिर अब तो जेल में, वेरी गुड। और सिविल वाले केस में अधिकतर सजा होती है पेनल्टी की, तो आप पेनल्टी पे करो और मुक्त हो जाओ। आ गया समझ में? सेटलमेंट क्रिमिनल का पॉसिबल, तो ठीक है। अब यहाँ पे पहुंचो फटाफट से पहले पॉइंट पर, सिर्फ हेडिंग से पढ़ के बताओ। ये तो कह रहे हैं कि अगर किसी को सेटलमेंट करना है तो उसको सेबी के पास एप्लीकेशन देंगे या धमकी देंगे? किसको? एक मिनट, फिर वही बात आ रही है, एप्लीकेशन दोगे तो सेबी तो या तो बोलेगी हाँ या तो बोलेगी, तो सेबी ने बोल दिया ना, तो ना का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली होगा, हम सेटलमेंट होने देंगे, और सेबी ने बोल दिया हाँ, तो सेटलमेंट हो जाएगा। आ गया समझ में? यहां लिखा हुआ है अगर किसी व्यक्ति के ऊपर प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी या अगर किसी के ऊपर प्रोसीडिंग्स शुरू
होने वाली है, कहाँ लिखा है होने वाली है? मे बी इनिशिएटेड। और हो चुकी है ऐसा कहाँ लिखा है? अच्छा, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, या अगर किसी को लगता है कि उसके ऊपर प्रोसीडिंग शुरू होने वाली है, ऐसा व्यक्ति अगर चाहे तो सेबी को जाकर के दे सकता है एप्लीकेशन, जिसमें वो सेबी को रिक्वेस्ट करेगा कि हम चाहते हैं कि हम इस मैटर में कर ले सेटलमेंट, कर ले। ठीक है, इसी के बाद वाले पॉइंट पर जाओ, जरा हेडिंग से पढ़ के बताओ। सेबी अब चेक करेगा कि पहले तो ये देखो कि इसने गलती कैसी करी है। अगर गलती मामूली सी है तो क्या सेटलमेंट कर लेना चाहिए, और अगर गलती बहुत बड़ी है, माना सिविल है लेकिन गलती बहुत बड़ी है, तो सेबी सेटलमेंट करने से मना भी तो। ठीक है, यहां तो लिखा है सेबी में किसकी इच्छा के ऊपर है। फिर सेबी को अगर लगा सब कुछ सही है तो सेबी अगर चाहे तो इस डिफॉल्टर को बोल दे कि इतना अमाउंट ऑफ पेनल्टी पे कर दो और हम सेटलमेंट करने को। हो गया, समझ में आ गया? अगली स्टेज पर जाओ, सिर्फ हेडिंग पढ़ के बताओ। ये लोग कह रहे हैं कि सेबी इस सेटलमेंट के दौरान क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी, तो उसके लिए सेबी ने ऑलरेडी एक रेगुलेशन बनाकर रखा है। खुशी की बात यह है कि वो रेगुलेशन हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि सेबी कैसे सेटलमेंट करती है, कितने साल में सेटलमेंट हो सकता है, एक साल में कितनी बार हो सकता है, ये सब के नियम सेबी ने बना रखे हैं। और यहाँ केवल इतना लिखा है कि सेटलमेंट अगर करना है तो सेबी को अपने ही बनाए हुए रेगुलेशंस को मानना, तो खत्म। 3 पॉइंट्स हो गए, समझ में आ गया? पहले पॉइंट पे लिखा था सेटलमेंट के लिए धमकी देना है, अच्छा एप्लीकेशन। दूसरे पॉइंट पे लिखा है सेबी शैल अलाउ सेटलमेंट, सेबी में अलाउ सेटलमेंट, और सेबी बोल देगा अमाउंट भरो और माफ कर देते हैं। अमाउंट भरो और माफ कर देते हैं कि अमाउंट भरो और सेटलमेंट कर लेते हैं? तो माफ क्यों नहीं करने दे रहे? सेबी को माफ करने का अधिकार। तीसरे पॉइंट पर जाओ, यहां लिखा हुआ है प्रोसीडिंग का तरीका बिल्कुल वैसा जैसा लिखा है रेगुलेशंस में। अगली हेडिंग पढ़ के बताओ, शायद आ जाएगा समझ में। मतलब ये तो इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ। अपील नहीं कर सकता है, कौन नहीं कर सकता? डिफॉल्टर। क्यों नहीं कर सकता? सेबी ने उस पर सजा इंपोज करी है, उसको सजा का अमाउंट ज्यादा लग रहा है, लेकिन अब अपील कर पाएगा? क्यों? खुद ही गया था मांगने के लिए कि सजा दे दो। जब आप किसी से कोई चीज मांग कर लेते हो तो अब जो भी मिली है एक्सेप्ट तो। आ गया समझ में? अरे हाँ, अगले पॉइंट पर जाओ। ये वाला पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये लोग कह रहे हैं सेटलमेंट में भी जो पैसा मिलेगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाएगा, वो तो पेनल्टी का पैसा जाता है। तो सेटलमेंट में क्या मिल रहा है? अच्छा, मतलब अगर ये पूरा एक प्रोसीजर से जाते तो भी तो पेनल्टी ही इम्पोज करते, और सेटलमेंट करके भी क्या इम्पोज कर रहे हो? तो कह रहे हैं ये पैसा भी चला जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। बोलो, आ गया समझ में? सेटलमेंट सेटलमेंट हो रहा है, खत्म। सेक्शन 15 जे बी, सेक्शन हो गया। जे ए में तो लिखा हुआ था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा जाएगा, और जे बी में लिखा है सेटलमेंट करने का तरीका। कोई डाउट यहां तक? पक्का? अगला टॉपिक जो है ना, रिकवरी ऑफ अमाउंट्स, सेक्शन 28A वाला, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। सेक्शन 28A रिकवरी ऑफ अमाउंट से रिलेटेड है, एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। पूरा 28A कहां तक गया हुआ है देख लो। ये रिकवरी ऑफ अमाउंट्स तुम्हारे इसमें दिख रहा है, वो जो लिखा हुआ है वो दिख रहा है ना? हाँ, अबे ऐसे नहीं देखना है, ऐसे दिख रहा है नॉर्मली, लाइट है ऐसा। चलो मैं एक काम करो, मैं यहाँ स्क्रीन पे बड़ा करके दिखा देती हूँ। सेक्शन 28A है ना, ये सब सेक्शन 4 जहां खत्म हो रहा है ना, देखो इतना लंबा सेक्शन 28A है, दिख गया? अब एग्जामिनर पूरा सेक्शन 28A आपको एक साथ नहीं पूछता है, वो इसको टुकड़ों टुकड़ों में करके पूछेगा।
तो हमारे लिए तो हर एक सबसेक्शन यहाँ पे हो जाता है इंपॉर्टेंट, और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन 28A का सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 इसका ये जो एक्सप्लेनेशन है ना नीचे वाला, ये खुद अपने आप में एक नए तरह का क्वेश्चन है। मतलब या तो एग्जामिनर ये 28(1) पूरा पूछेगा, या फिर वो 28(1) का तो पूछेगा ही नहीं, वो सीधे सीधे आ जाएगा उसके एक्सप्लेनेशन पर। एक्सप्लेनेशन पर ही अपने आप में एक नया क्वेश्चन बन जाता है। आया समझ में? 28A पे जाओ और इसकी हेडिंग सिर्फ पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है। रिकवरी ऑफ अमाउंट्स। सेबी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। हो सकता है सेबी ने किसी व्यक्ति को कोई पैसे जमा करने के लिए कहा था, या तो इन द फॉर्म ऑफ फीस, या फिर शायद पेनल्टी, या फिर शायद सेबी ने कोई ऑर्डर देकर के कहा था कि ये पैसा डिपॉजिट कर देना। जिस व्यक्ति को सेबी ने कहा था पैसे दो, उसका फर्ज बनता था कि वो समय रहते सेबी को आकर पैसे दे जाता, पर वो सेबी को पैसे दे रहा तो गुस्सा तो, हाँ तो वसूली तो कौन करेंगे? सेबी। और वसूली करने के लिए सेबी के पास क्या क्या रास्ते हैं वो बताया है रिकवरी ऑफ अमाउंट्स के सेक्शन 28A में। 28A के सबसेक्शन 1 में लिखा है, अगर कोई व्यक्ति को, अरे यार, अगर कोई व्यक्ति को कोई अमाउंट पे करना चाहिए था, काहे का? पेनल्टी का। जो उसने पे किया, पेनल्टी किसने इंपोज करी थी? तो पैसे भरने पड़ते हैं, तो दिए नहीं दिए। वरना अगर किसी व्यक्ति को सेबी ने ऑर्डर दिया था कि जो लोगों का पैसा आपके पास आ गया है इसको रिफंड करो, रिफंड करो मतलब जिन जिन लोगों से पैसा लिया है उनको उनका पैसा वापस करो, और उसने पैसे वापस किए। वरना अगर सेबी ने किसी को डिसगॉर्जमेंट का ऑर्डर दिया था, डिसगॉर्जमेंट वर्ड का मतलब होता है किसी के पैसे उससे छीन कर ले आना जो उसने गलत तरीके से कमाए थे। तो सेबी ने अगर उसको कहा था आपने गलत तरीके से पैसा कमाया, वो जमा करवाओ, और उसने जमा करवाया। और वरना अगर सेबी को मिलनी चाहिए थी कोई फीस जो उस व्यक्ति ने दी, ये 4 तरह के अमाउंट्स को सेबी अगर चाहे तो कर सकता है, रिकवर कर सकता है। कौन सा वाला? थर्ड वाला, डिसगॉर्जमेंट का। डिसगॉर्जमेंट वर्ड का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति कोई चीज गलत तरीके से कमाता है, कोई पैसा गलत तरीके से कमाता है। इसको ना एक एग्जांपल के साथ समझो, ये डिटेल में यही समझ लो बेटर होगा। एक व्यक्ति है वो कर रहा है इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या कर रहा है? इनसाइडर ट्रेडिंग करते हुए उसने कमाए हैं गलत तरीके से 20 करोड़ रुपए। कितने हो गया? इतना समझ में आया? 20 करोड़ रुपए तो उसने गलत तरीके से कमाए थे, और सेबी ने इसको कहा था पकड़े जाने पर कि हम आपके ऊपर इंपोज कर रहे हैं पेनल्टी। पेनल्टी का अमाउंट होगा 35 करोड़ का। कितने का? क्योंकि हम 3 टाइम्स तक जा सकते थे, हमने पेनल्टी का अमाउंट बोला है 35 करोड़ का। तो पेनल्टी का अमाउंट तो चला जाएगा सेबी के पास में, जो सेबी आगे जमा करवा देगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। कहां जमा करवाएगी? हो गया? इतना समझ में आया? पेनल्टी का अमाउंट तो 35 करोड़ हम उससे वसूल करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ गलत तरीके से जो उसने पैसे कमाए थे ना 20 करोड़ रुपए, सेबी इनको भी जब्त कर लेती है, और इसे कहा जाता है डिसगॉर्जमेंट। इसे कहा जाता है डिसगॉर्जमेंट। का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से पैसे कमाए तो सेबी इस पैसे को भी उसके पास नहीं छोड़ती है, वो गलत तरीके से कमाया गया प्रॉफिट वो भी उठा के ले आएंगे, और उसके अलावा 35 करोड़ रुपए का पेनल्टी का अमाउंट भी उसको भरना पड़ेगा। जो पैसा सेबी डिसगॉर्ज करके ले आती है ना, डिसगॉर्जमेंट का पैसा सजा का पैसा नहीं है, ये तो गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा था। इस पैसे को सेबी डाल देती है अपने खुद के द्वारा बनाए हुए एक फंड में। ये फंड सेबी चलाता है, और इस फंड का नाम है IPEF, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड। इसका नाम है इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड। ये फंड कौन चलाता है? तो साक्षात
सेबी चलाती है। आया समझ में? एक तो होता है पेनल्टी का पैसा और एक होता है डिसगॉर्जमेंट का। पेनल्टी इज सजा और डिसगॉर्जमेंट का मतलब होता है जो गलत तरीके से आपने कमाया था वो भी सेबी छीन कर ले जाएगी। डिसगॉर्जमेंट का पैसा गवर्नमेंट को नहीं जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाएगा, ये जाएगा सेबी के बनाए हुए फंड में और उसका नाम है IPEF। ठीक है? और हाँ, और पेनल्टी का पैसा चला जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। आ गया समझ? अब हुआ क्या था, किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से तो कुछ पैसे कमाए थे, तो जो गलत तरीके से कमाए थे सेबी ने उसको कहा था कि ये पैसा हम डिसगॉर्ज कर रहे हैं, ये पैसा हमारे पास लाकर जमा करवा दो। बट वो जमा करवाने आया तो गुस्सा तो रिकवरी तो। आ गया समझ में? तीनों चीजें क्लियर है, चारों चीजें क्लियर है। कौन रिकवरी करेगा? सेबी को अधिकार है, सेबी रिकवरी करवा सकता है। और रिकवरी के लिए कितने पॉइंट्स, कितने ग्राउंड्स पे रिकवरी हो सकती है? 4। पहला, किसी व्यक्ति के ऊपर इम्पोज करी थी और उसने पेनल्टी का पैसा दिया, हाँ तो फिर रिकवरी करेंगे। दूसरा था, रिफंड का ऑर्डर दिया था सेबी ने किसी को कि जिनसे पैसा लिया है वापस करो, बट उसने वापस किया तो भी सेबी रिकवरी करेगी। तीसरा, डिसगॉर्जमेंट, गलत तरीके से कमाया गया पैसा वापस लाकर दो, बट उसने दिया तो रिकवरी तो होगी। और चौथा, फीस जो सेबी को मिलना चाहिए थी बट उसने दी। इन 4 चीजों की सेबी करवा सकता है रिकवरी। रिकवरी को हिंदी में बोलते हैं वसूली। क्या बोलते हैं? और रिकवरी करने के लिए सेबी अपने यहां से एक ऑफिसर भेजता है जिस ऑफिसर का नाम होता है रिकवरी ऑफिसर। रिकवरी को अगर वसूली बोलते हैं तो रिकवरी ऑफिसर को हिंदी में क्या बोलूं? वसूली भाई। ठीक है, अब सेबी अपने यहां से भेजेगा एक वसूली भाई को जिसका नाम है रिकवरी ऑफिसर। रिकवरी ऑफिसर को अपॉइंट करता है सेबी। सेबी उससे कहता है कि एक स्टेटमेंट बनाओ, इस स्टेटमेंट में रिकवरी ऑफिसर अपने साइन करेगा और इस स्टेटमेंट में रिकवरी ऑफिसर लिखेगा कि किस व्यक्ति के ऊपर कितने अमाउंट की रिकवरी की जानी है और रिकवरी कौन से ग्राउंड पर होनी है। जैसे पेनल्टी का पैसा रिकवर करने जा रहे हैं या फीस का या फिर डिसगॉर्जमेंट का, तीनों चीजें लिखेंगे स्टेटमेंट के अंदर। पहला, किसके ऊपर रिकवरी होना है, दूसरा कितने अमाउंट की रिकवरी होनी है और तीसरा कौन से ग्राउंड पर हम रिकवरी करने जा रहे हैं। आ गया समझ में? कौन बनाएगा स्टेटमेंट? कौन बनाता है स्टेटमेंट? सेबी नहीं बनाता है, सेबी ने वसूली भाई को अपॉइंट किया है। कौन बनाता है? रिकवरी ऑफिसर। हो गया। रिकवरी ऑफिसर इस स्टेटमेंट को लेकर के निकलेगा और जहां जहां जिन जिन लोगों के नाम लिखे हुए हैं वो उनसे रिकवरी का काम कर सकता है। आ गया समझ? रिकवरी करने का तरीका क्या होगा, तो यहाँ कुछ 5 तरीके बताए गए हैं। देखो पहले पॉइंट पर जाओ, वहां लिखा है, ये दिख रहा है, पहले पॉइंट पर जाओ वहां लिखा है। देखो रिकवरी करते समय पहला काम तो यही करेंगे कि उसको जाकर कहेंगे कि भाई पैसे दे दे, और अगर वो कहे कि पैसे तो है ही नहीं मेरे पास, पैसे तो ठीक है, फिर हम वसूली कहीं ना कहीं से तो करेंगे। कहां से करेंगे? तो अब उसकी प्रॉपर्टी पर चले जाते हैं। प्रॉपर्टी में लिखा है पहला काम ये कर सकते हैं कि उस व्यक्ति की मूवेबल प्रॉपर्टी को किया जा सकता है अटैच एंड सेल। अटैच करने का मतलब होता है अपने कब्जे में ले लेना, और सेलने का मतलब तो, वेरी गुड, कौन सी प्रॉपर्टी को? तो क्या उसकी कार वार बेच सकते हैं? कार, साइकिल है तो बेच सकते हैं। उसके पास एक प्लेन है, प्लेन मूवेबल होता है, प्लेन उड़ता है। अच्छा मूवेबल है तो मतलब उसकी कोई भी मूवेबल असेट को अगर हम चाहे तो अटैच करके सेल कर सकते हैं। पहला तरीका रिकवरी का। इससे क्या फायदा हो जाएगा? उसकी प्रॉपर्टी बेचोगे तो क्या मिलेगा? फिर इस पैसे को कहां ले जाके दे देगा रिकवरी ऑफिसर? सेबी को, क्योंकि वसूली किसके लिए करने निकला था?
ठीक है। दूसरा तरीका, अगर चाहे तो हम इस व्यक्ति के बैंक अकाउंट को कर सकते हैं अटैच, सिर्फ अटैच, सेल नहीं। क्यों? बैंक अकाउंट थोड़ी ना बिकते हैं। बैंक अकाउंट को अटैच करने का मतलब होता है इस व्यक्ति का जिस किसी बैंक में अकाउंट है उस बैंक को जाकर के रिकवरी ऑफिसर बोल देगा कि अब इसके अकाउंट में से कोई पैसा निकाला जाएगा नहीं। अगर ये व्यक्ति कहे भी कि इसको पैसे निकालने हैं तो भी इसको पैसे निकालने देना मत। बैंक अकाउंट को एक तरह से फ्रीज कर दिया जाता है। अटैच करने का मतलब इस अकाउंट में से अब कोई व्यक्ति पैसे विड्रॉ कर पाएगा नहीं। तो उस अकाउंट में तो केवल 40 करोड़ रुपए रखे हैं, तो सीज कर लेगा, फिर ले जाके किसको दे देगा? सेबी को। उतना अमाउंट निकाल लेंगे इसमें से जितने की सेबी को रिकवरी करना है। हो गया, 2 तरीके क्लियर है। तीसरा तरीका देखो जरा, रिपीटेड सा लग रहा है। यही तो हमने फर्स्ट में पढ़ा था। तो अब क्या है? तो क्या उसका मकान भी बेच सकते हो? दुकान, ऑफिस, कार? कार मूवेबल में आएगी, बाकी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचकर भी पैसा वसूल। पक्का? चौथे पॉइंट पर जाओ। चौथा तरीका इस व्यक्ति को किया जा सकता है, अरेस्ट करने से वसूली होगी क्या? सोच के बताओ। देखो, उसका कार बेचा, पैसे मिलेंगे, और उसके बैंक अकाउंट को हमने अटैच कर लिया, वहां से पैसे मिलेंगे। उसका घर बेचा, पैसे मिलेंगे। इसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, तो क्या जेलर पैसे देगा? नहीं, इसको जेल में डालने से पैसे तो नहीं मिलने वाले। लेकिन होता यह है कि जब रिकवरी ऑफिसर रिकवरी करने निकलता है तब अगर ये व्यक्ति डिफॉल्टर पर्सन उसको रिकवरी करने ही नहीं दे रहा, वो बीच बीच में आकर बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तो पहला तरीका तो ये रखो कि सबसे पहले तो उठाकर इसी को कर दो अंदर, क्योंकि ये रिकवरी करने सही तरीके से। ठीक है। अब इसका घर है, अटैच करने के लिए केवल इसका घर है, इसके अलावा और कोई चीज अवेलेबल नहीं। जब भी रिकवरी ऑफिसर इसके घर को अटैच करने जाता था, ये या तो तलवार लेकर बैठ जाता था सड़क पे, और वरना ये वहीं लेट जाता था कि मेरी लाश के ऊपर से निकलो। अब ये इस तरह के ड्रामे कर रहा है और रिकवरी करने। ठीक है, तो पहला काम तो ये करो कि इसको उठा के, उससे क्या होगा? अब वो रिकवरी करने में हमको बीच बीच में रोकेगा नहीं। हो गया। और आखिरी तरीका रिकवरी का, अगर चाहे तो अपॉइंट कर सकते हैं हम एक रिसीवर। रिसीवर क्या करता होगा, गेस करो। रिसीवर वर्ड कौन से शब्द में से निकला है? रिसीव। रिसीव का मतलब क्या होता है? देना या लेना? मतलब मिलना या देना? मिलना। अब रिसीवर का कॉन्सेप्ट ध्यान से सुन लो, आगे कई बार काम आएगा, सरफाइसी में भी और आगे दूसरे एक्ट्स में भी काम आता है। लॉ कहता है अगर किसी व्यक्ति से कोई पैसा वसूल करना है, आप उसकी प्रॉपर्टी बेचकर पैसा वसूल कर सकते हैं, पर लॉ ये भी कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को बेचे बिना भी रिकवरी की जा सकती हो तो पहला तरीका वही अडॉप्ट करो, उसकी प्रॉपर्टी को बेचो मत। हर व्यक्ति दिल से डिफॉल्ट करेगा ये जरूरी नहीं है, कई बार इंसान मजबूरी में डिफॉल्ट कर जाता है। जैसे कि एक इंटरमीडियरी को फीस भरनी चाहिए थी सेबी के पास, लेकिन उस बेचारे वो हो चुका है इंसॉल्वेंट, वो हो चुका है, अब वो फीस भर नहीं पा रहा, अपनी इच्छा से डिफॉल्ट नहीं कर रहा, मजबूरी है, समय बदल गया है इसलिए डिफॉल्ट कर रहा है। ऐसे में अगर सेबी जाकर उसका दुकान या उसका प्लॉट या उसका मकान भी बेच दे तो एक तो बेचारा पहले गरीब हो चुका है और अब जो है वो भी उसके हाथ से चला जाएगा। सेबी कहती है ऐसी परिस्थितियों में सीधे बेचने पर मत आओ, पहले कोशिश करो कि इस व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लो, कब्जा करके वहां पर एक व्यक्ति अपॉइंट कर दो जिसको हम बुलाएंगे रिसीवर। रिसीवर को काम सौंपा जाएगा कि इस प्रॉपर्टी पर से इनकम अर्न करने की कोशिश करो। जैसे कि डिफॉल्टर का मकान है तो बेचो मत, इस मकान को रिसीवर अपने कब्जे में ले लेगा, मकान को किराए पर चढ़ा देगा, तो किराए पर चढ़ाएगा तो हर महीने रेंटल इनकम आएगी, इस रेंटल इनकम को सेबी को देते रहना।
फिर एक दिन ऐसा आएगा जब सेबी का पूरा पैसा हो चुका होगा रिकवर, तो ये मकान जिसका है हम उसी डिफॉल्टर को ये मकान वापस लौटा देते हैं। रिसीवर ने अभी तक कब्जा करा हुआ था, रिसीवर अब इस प्रॉपर्टी पर से अपना कब्जा हटा देगा और प्रॉपर्टी वापस उसी व्यक्ति को दे दी जाएगी। रिसीवर एक ऑल्टरनेटिव तरीका है रिकवरी करने का। अगर आप किसी की प्रॉपर्टी को बेचना नहीं चाहते हो तो बेचे बिना रिकवरी करने का तरीका है रिसीवर अपॉइंट करो। वो इस प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा, इनकम अर्न करेगा, उस इनकम से सेबी की वसूली करवा देगा और जिसकी प्रॉपर्टी है फाइनली उसी को वापस कर दी जाएगी। आ गया समझ? पक्का? ये तरीका तो अच्छा तरीका है ही नहीं। इस तरीके से तो डिफॉल्टर की प्रॉपर्टी हाथ से गई हमेशा के लिए। नहीं, उसको इस बात की तसल्ली है कि आज नहीं तो कल अपनी प्रॉपर्टी वापस आ जाएगी। अगर वो सच में दिल से डिफॉल्टर नहीं था, मजबूरी में डिफॉल्ट कर रहा था, तो उसकी प्रॉपर्टी बेच देने पर तो आपके उसके पास जो है आपने वो भी कर दिया खत्म। बजाय इसके रिसीवर अपॉइंट कर दो, आज नहीं तो कल कम से कम उसको अपनी प्रॉपर्टी वापस तो मिल जाएगी। वो इसी प्रॉपर्टी से कम खुद वापस नया जीवन शुरू। आ गया समझ? यश मैडम, कितने तरीके हैं रिकवरी? सूख लो, जल्दी बोलो। आज सैटरडे नहाए नहीं हो क्या? कि कल का रास्ता देख रहे हो कि कल ही इकट्ठे नहाएंगे संडे को? तो आवाज कहाँ चली जाती है? कितने तरीके हैं रिकवरी करने के? पहला, कौन सी प्रॉपर्टी? तो 2 पॉइंट्स एक साथ ही बोल दो। एक तो मूवेबल और दूसरी ये अटैचमेंट एंड सेल, दोनों का, मूवेबल का और इमूवेबल का। बैंक अकाउंट्स के लिए क्या बोलूं? अटैचमेंट एंड सेल नहीं करना है। बैंक अकाउंट से बेचा जाएगा नहीं, तो हम कहेंगे अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट्स। चौथा तरीका, किसको अरेस्ट कर दो? तो उसको अरेस्ट करने के पैसे थोड़ा ना मिलते हैं। हाँ, बट बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो पहले तो इसी को अंदर करो। और आखिरी तरीका, अपॉइंटिंग अ रिसीवर। आ गया? तरीके समझ में आ गए हैं? सेक्शन 28A में लिखा है रिकवरी कैसे की जाती है। रैपिडली फटाफट से खत्म करके बताओ तो जरा, तुम तो इसके आगे जाने ही नहीं दोगे, एक्सप्लेनेशन तो बहुत डिटेल में है। शुरू करो फटाफट से। सेक्शन 28A काहे से रिलेटेड है? कितने कितने ग्राउंड्स पर रिकवरी हो सकती है? 2 3 हिसाब से लगा लो, 4 ही ग्राउंड्स है। पहला ग्राउंड था पेनल्टी नहीं पे करी। दूसरा, हाँ देख लो, आराम से देख लो, देख देख के बोल दो। दूसरा तरीका था रिफंड का ऑर्डर दिया था और उसने रिफंड किया। तीसरा था डिसगॉर्जमेंट। ज्यादा इंग्लिश नहीं हो गई? समझ में आ रहा है? डिसगॉर्जमेंट मतलब पेनल्टी। अच्छा, घपले का पैसा होता है, तो ये तो हम थोड़ा ना छीन के लाएंगे कुछ भी। 20 करोड़ उसने गलत तरीके से कमाए थे, तुमने 35 की पेनल्टी लगा दी है, तो उसकी जेब से टोटल कितने चले गए? क्यों? तो वो तो उसने मेहनत से कमाए थे, गलत तरीके से कमाए थे, तो वो भी उसके पास नहीं छोड़ोगे। तो ये डिसगॉर्जमेंट का पैसा भी सेबी मांग सकती है। मांगा पर उसने दिया। और चौथा, फीस का पैसा देना चाहिए था बट दिया। तो क्या इन 4 ग्राउंड्स पे सेबी कर सकती है? क्या? वसूली। तो रिकवरी करने के लिए किसको भेजेगी? रिकवरी ऑफिसर को कौन अपॉइंट करेगा? सेबी। ये क्या बनाता है? एक स्टेटमेंट बताया था, एक स्टेटमेंट बनाता है जिसके अंदर लिखा हुआ होता है किसके ऊपर कितने अमाउंट की और क्यों रिकवरी की जाना है। रिकवरी करने के कितने तरीके हैं? अभी तुमने 4 बोले थे, वो रिकवरी के ग्राउंड्स थे, और तरीके हैं 5। पहला, जल्दी, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ इमूवेबल, अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट। चौथा, अरेस्ट। और 5वां, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। हो गया? समझ में आ गया? इसी में देखो नीचे लिखा हुआ है, रिकवरी ऑफिसर जब रिकवरी करने निकलता है तो उसका तौर तरीका क्या होगा रिकवरी करने का, ये सेबी कहता है हम अलग से नहीं बता रहे।
इनकम टैक्स एक्ट में भी रिकवरी ऑफिसर्स होते हैं। इनकम टैक्स एक्ट नाम सुना है? उसमें भी रिकवरी ऑफिसर होते हैं। वो काहे की रिकवरी करने निकलते हैं? इनकम टैक्स की। तो जैसे इनकम टैक्स में रिकवरी ऑफिसर्स होते हैं, वहां इनकम टैक्स एक्ट के रूल्स में लिखा हुआ है रिकवरी ऑफिसर के रिकवरी के काम करने का तौर तरीका। सेबी कहता है हम अलग से कोई रेगुलेशन नहीं बना रहे हैं, जो तरीका वहां अडॉप्ट किया जाता है बिल्कुल उसी तरीके से हमारा भी रिकवरी ऑफिसर काम करेगा। मतलब सेबी के रिकवरी ऑफिसर को कौन सा एक्ट और पढ़ना पड़ेगा? इनकम टैक्स वाला भी पढ़ेगा। पूरा इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ वो वाला हिस्सा पढ़ लो जिसमें रिकवरी ऑफिसर के काम करने का तरीका बताया है। आ गया समझ में? ठीक है, अगले पॉइंट पर जाओ। ये जो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है ना, तुम्हारी क्लास अगली है क्या? तो चलो कुछ छोटा सा टॉपिक खत्म करवाओ फिर। चुप रहे। ये सबसेक्शन 2 वाला देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिकवरी ऑफिसर अगर चाहे तो लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद ले सकता है, रिकवरी करने जाएगा तब। लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है पुलिस वालों की मदद। इसको काहे का डर है? ये तो वसूली भाई है, ये भी तो वसूली करने जा रहा है। वो जो सोचो जो तलवार लेकर के, खुली तलवार लेकर के बैठा हुआ था कि वसूली करने, तो डर तो हाँ, तो ये पुलिस वालों को साथ में लेकर आ गया समझ में। सेकंड वाला सब सेक्शन हो चुका है। थर्ड वाले पर जाओ, नहीं बच जाओ थर्ड वाले पे, फोर्थ वाले पर जाओ। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये लोग कह रहे हैं फोर्थ वाले में कहा है, सब सेक्शन 4 में पूरा प्रोसीजर समझाने के बाद कि रिकवरी ऑफिसर ना सेबी का ऑफिसर होता है। ठीक है, मतलब पहले तो बता दिया ये करता क्या है, फिर बता दिया इसके पास क्या क्या अधिकार है, फिर ये भी बता दिया कि इसको भी डर लगता है, और उसके बाद आखिरी में बता रहे हैं कि ये होता कौन है। ये कौन होता है? इसको किसने भेजा है, किसके लिए वसूली करने निकला, तौर तरीके कहाँ पे लिखे हैं? तुम तो सेबी का ऑफिसर बोल रहे हो। हाँ, लेकिन अलग से इन्होंने कोई रूल्स बनाए, तो इसको कहां से पता चलेंगे? इनकम टैक्स एक्ट से। कितने ग्राउंड्स पर रिकवरी होती है? 4 या 5? और कितने तरीके से रिकवरी होती है? हो गया, खत्म। आज हमने इतना ही लिया है। अभी वो एक्सप्लेनेशन बड़ा वाला बाकी है, और यहां से इसके बाद तक का अब हम लोग लेंगे परसों। पर सबसेक्शन 2 मैंने पढ़ा दिया है, और 4 भी। ठीक है।